नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लेकर सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज ताजा आंकड़े जारी किए गए। इसमें एक अहम बात निकलकर सामने आई कि संक्रमितों की संख्या के लिहाज से अगर यह कहा जाए कि भारत 7वें नंबर पर है तो यह बात सही नहीं होगी। इसको उन्होंने आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश की है। अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है, तो कैसा रहा आज का दिन, जानेंगे अपने संवाददाताओं से। तो करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आज भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की स्थापना के 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस से देश के नागरिकों की जान बचानी है, तो वहीं हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर और मजबूत करना है। इस प्रयास में CII की पहल गेटिंग ग्रोथ बैक काबिले तारीफ है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। और देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलकर आई वो हम आपको बताते हैं कि देश में इस वक्त 681 लैब काम कर रही हैं। साथ ही साथ 1,20,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। सामान्य तौर पर लगभग 1,20,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो बढ़कर 48.07 पहुंच चुका है। ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़कर 48.07 पहुंच चुका है और साथ ही साथ जो मृत्यु दर है वो भी बाकी देशों के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो बेहद कम है। 2.82 यानी कि 2.82% जो है वो मृत्यु दर है। विश्व के अन्य देशों के मुकाबले ये बेहद कम है। और इसके साथ ही साथ अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 15 अप्रैल में जहां रिकवरी रेट 11% से कुछ ज्यादा था, वहीं 2 जून को बढ़कर ये 48.07% पर पहुंच चुका है और पूरे देश में 681 लैब काम कर रही हैं। और जहां पूरे विश्व में 6.13 रिकवरी मृत्यु दर है, वहीं भारत में 2.82% जो है वो मृत्यु दर है। और इस खबर पर और साथ ही साथ अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है। कैसा रहा आज अनलॉक 1 का दूसरा दिन, इस पर ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामेंद्र, साथ ही साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो और दिल्ली में मौजूद हैं शैलेंद्र मिश्र।
तो शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता रामेंद्र। रामेंद्र, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस, कोरोना संक्रमित लोगों के मामले में स्थिति क्या है। साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि अनलॉक 1 के दूसरे दिन आज कैसा रहा लखनऊ और उत्तर प्रदेश। बिल्कुल नदीम, अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तो आज जो एक्टिव मरीज है वो 3,231 हैं, जबकि 5,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट 60% के आसपास है। महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्लानिंग की थी उसके हिसाब से जो रिकवरी रेट है, जो संक्रमितों का इलाज है, वो बेहतर तरीके से हो रहा है और उसके कारण चैलेंज बहुत सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि जब प्रवासी मजदूर हैं तो एक बार लगा कि ये रेट दर बढ़ रही है जो संक्रमितों की है, लेकिन उनको एक जगह सेंट्रलाइज किया गया, गांव में क्वारंटाइन किया गया और प्रशासन को लगाया गया कि कोई भी बिना थर्मल स्क्रीनिंग, बिना प्रॉपर जांच के गांव या घर न जाने पाए। उसका फायदा अब दिख रहा है। हालांकि देखा जाए तो रेट बढ़ रहे हैं, जैसे 300 से ज्यादा लोग आज संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन ये चुनौती सरकार इसलिए नहीं मानती है कि लगातार उसकी जो प्लानिंग है, कार्य उसके हिसाब से चल रहा है। एक बड़ी बात यह कि आज बाजार खुले हैं, निजी साधन भी चल रहे हैं, जो रोडवेज की बसें वो चल रही हैं, जो शहर के अंदर की बसें हैं वो भी चल रही हैं, सारे उद्योग खोले गए हैं, सारे व्यापारिक संस्थान खोले गए हैं, थोड़ी चहल पहल बढ़ गई है। सड़क पर जो कल नजारा था उससे दोगुना आज भीड़ दिख रही है, साधन दिख रहे हैं, लोग व्यवसाय करना शुरू किए हैं, लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। हालांकि गांव में प्रयास किया गया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको मनरेगा में जॉब दिया जाए, लेकिन ये तात्कालिक निर्णय है, लंबे समय का निर्णय नहीं है। लंबे समय के निर्णय के लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा काम किया है कि एमएसएमई सेक्टर को मैक्सिमम फंड देने की बात हो रही, छोटे छोटे उद्योग बढ़ाए जाए, इस पर फोकस हुआ है। इनकी स्किल मैपिंग हुई है, जो प्रवासी मजदूर आए हैं 24 लाख मजदूर अब तक स्किल मैपिंग की जा चुकी है। 11 लाख मजदूरों का एमयू साइन किया गया है कि जो छोटे उद्योगों में समायोजित किए जाएंगे। तो जो सरकार है वो प्लानिंग उसकी ये है कि जो चुनौती है उसको अवसर में बदल दे सरकार। ये जो पूंजी है, श्रम पूंजी है, इसको खड़ा किया जाए और इसी के सहारे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया जाए, लोगों को रोजगार का अवसर दिया जाए, उत्तर प्रदेश को इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाया जाए, ये प्लानिंग है। तो जो चुनौती है उसको सरकार प्रयास कर रही है कि इसको अवसर में बदल दे और वो दिख रहा है। सरकार का कहना है कि हमने जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भोजन उपलब्ध कराया है, जिनके पास कोई कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जा रहा है, 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगर वो बीमार है तो उनको 2,000 की धनराशि दी जाएगी। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्रिमेशन के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरीके से सरकार ने उन गरीबों के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है कि कहीं कोई चुनौती ना आए और अवसर जो मिला है वो उत्तर प्रदेश को, जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र भाग के आए हैं, उनको मुख्यमंत्री जी खुद संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप यहाँ काम करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों में उन प्रवासी मजदूरों को बुलाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रयास चल रहा है नदीम कि उत्तर प्रदेश को पुनः एक बार खड़ा किया जाए। जी बिल्कुल, आपने श्रमिकों का जिक्र किया। रामेंद्र, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रुख करते हैं अपने संवाददाता विशाल बैरिस्टो का, जो जयपुर में मौजूद हैं। विशाल, लगातार पिछले काफी दिनों से कोविड-19 के केसेस को लेकर आपकी नजर लगातार बनी हुई है। अब जब देश में अनलॉक 1 लागू कर दिया गया, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए खोला जा रहा है, चाहे बाजार हो, चाहे अन्य संस्थान हो, तो राजस्थान की इस मामले में क्या स्थिति है, पहली बात। और दूसरा, अनलॉक 2 का आज दूसरा दिन है। आपसे ये भी जानेंगे विशाल के राज्यों में भी एक तरीके से होड़ लगी हुई है कि हमारे राज्य में कम से कम केसेस हों, हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हों और इसका जो संक्रमण है वो कम से कम फैले। तो ये एक अच्छी प्रतिस्पर्धा कही जा सकती है। विशाल आपके पास लौटेंगे, शायद तकनीक की वजह से, किसी खराबी की वजह से हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन रुक करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा का, जो दिल्ली में मौजूद हैं। शैलेंद्र, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, काफी अच्छी चीजें भी निकल कर आई। हालांकि लगातार मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी है, जिसके हिसाब से बताया गया कि जो मृत्यु दर है वो बेहद कम है, साथ ही साथ जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है उसका जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। तो पूरी ओवरऑल स्थिति पर आपसे जानेंगे। और अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है, कैसा रहा
आज का दिन? जी देखिए नदीम, हमें इस तरह से देखना होगा, भारत में जो रिकवरी दर है वो करीब करीब 50% के आसपास पहुंचने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत राहत की खबर है। 48% से ऊपर जो रिकवरी दर है वो हो चुकी है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस बात का ऐलान किया गया। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ कोरोना संकट से, कोविड-19 की वजह से जो मौत का दर है वो आप देखिए वो 3% से भी कम है, जो वैश्विक जो दर है उसके आधे से भी कम है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि रिकवरी दर भी हमारी तेजी से बढ़ रही है और जो मौत की जो दर है वो दुनिया के मुकाबले आधे से भी कम है। तो ऐसे में हम एक बेहतर स्थिति में नजर आते हैं और हम जानते हैं कि जिस तरह से एक कैपेसिटी डेवलप की है भारत ने, तमाम राज्यों ने कोविड-19 की चुनौती से लड़ने के लिए, वो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि हम इस चुनौती में आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। हम जानते हैं कि आज 4.5 लाख से ज्यादा जो पीपीई किट है वो प्रतिदिन भारत में बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज भारत की स्थिति ये है कि हम जानते हैं कि कई देशों को जो दवाई है वो भारत से आपूर्ति हो रही है कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए। और अब ये कहा जा रहा है कि तो सबसे एक अहम है इस कोविड-19 की लड़ाई में, हम जानते हैं कि सैनिटाइजर का बहुत इस्तेमाल होता है, लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत में चीनी कंपनियों के पास इथेनॉल बहुत बड़ी मात्रा में बनता है और अब दुनिया के तमाम देशों को वो इथेनॉल भारत मुहैया कराने के तैयार। तो आप समझ सकते हैं न केवल भारत की जरूरत इथेनॉल को लेकर जो सैनिटाइजर बनाने में काम आ सकता है, बल्कि दुनिया भर की जरूरत पूरा करने में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो एक तरह से देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग में कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें, और साथ ही साथ जो अब जो खबरें आ रही है निश्चित तौर पर ये एक राहत देती है कि भारत और बेहतर और मजबूती की स्थिति के साथ इस कोरोना संकट में लड़ने को खड़ा हुआ। दूसरी हम बात हम जानते हैं कि अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है और चरणबद्ध तरीके से तमाम एक तरह से कहें जो गतिविधियां वो शुरू हो रही है, आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली से जो लगी सीमा है वो फिलहाल यथावत सीली है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही नहीं है। और साथ ही साथ अब इन जिलों में जो तमाम औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो रही है तो उसमें प्रशासन उन चुनौतियों को ध्यान रख रहा है कि किस तरह से लोग जो जरूरी दिशा निर्देश है उनका पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियां भी शुरू। हम जानते हैं कि कई सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं गौतम बुद्ध नगर में, खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जिन पर काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा तमाम कंपनियां हैं उनमें काम शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार का जोर इस ओर है कि किस तरह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेजी से आगे बढ़े और ऐसे में लोग और तमाम जो एक तरह से एहतियात है वो भी पूरी तरह से बढ़ता जाए, चूंकि औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू हो। और हम जानते हैं कि ये भी उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ मजदूर जो श्रमिक इन जिलों से, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों से जो अपने गांव या दूर दराज के इलाकों में वापस गए हैं वो वापस भी लौट सकते हैं, चूंकि औद्योगिक गतिविधियां है उनका काम काज शुरू हो रहा है या फिर उनके कार्यालय खुलने वाले हैं और कार्यालय में उपस्थिति बढ़ने वाली है। तो निश्चित तौर पर उन चुनौतियों को देखते हुए भी अब आगे काम हो रहा है कि किस तरह से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है और साथ ही साथ जो सामान्य जनजीवन है वो और बेहतर तरीके से चल पाए। तो निश्चित तौर पर आज हम कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, जो तमाम सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं जिले जिले में जो तरह से कोविड-19 के अस्पताल बनाए गए, उनको लेकर आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, वो अपने आप में एक तरह से अब काम आ रहा है। और आज हम रिकवरी रेट के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं। अगर कोरोना के चलते जो मौतें हो रही हैं वो दुनिया के मुकाबले आधे से भी कम है अगर प्रतिशत के लिहाज से देखें। और निश्चित तौर पर अब जब अनलॉक 1 से हम फेज मैनर में जानते हैं कि 8 तारीख से कई गतिविधियों की इजाजत निकलने वाली है, जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जारी हुए थे, राज्य इसमें अपने हिसाब से तय करेंगे। तो इसमें ऐसे में जो सामान्य एक तरह से कहें सामान्य तौर पर जो जनजीवन है, जो बाजार है, वो काफी हद तक दिखाई दे सकता है तमाम सामाजिक दूरी और तमाम दिशा निर्देशों को पालन करते हुए। तो निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां भी होंगी, लेकिन अब एक आगे हम बढ़ रहे हैं और कोशिश यही है, जो एक तरह से संकेत मिल रहे हैं निश्चित तौर पर सकारात्मक है कि हम बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कामयाब होंगे और लगातार उसके लिए कोशिशें जारी हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जयपुर से विशाल बैरिस्टो। विशाल,
जिस तरह से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई, चाहे वो राज्य स्तर पर हो चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, सभी सरकारें मिलकर लड़ रही हैं। जनता की पूरी भागीदारी है और अब जनता को भी अपने हिसाब से गाइडलाइंस का पालन करना है। राजस्थान की क्या स्थिति है? अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है कोविड-19 के लिहाज से भी, और आपसे ये भी जानेंगे कि राज्यों में एक तरीके से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी चल रही है कि हमारे राज्य में कम से कम केसेस हों, हमारे राज्य में कम से कम मृत्यु हों कोविड-19 को लेकर। विशाल। नदीम, देखिए, मुझे आपका सवाल साफ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, आपने जानने की कोशिश की है कि राजस्थान में क्या हालात है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि राजस्थान में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 9000 से ज्यादा पहुंच गए हैं, जबकि अगर डेथ्स की हम बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा है जो अब तक का है। रात में एक बार फिर से रिवाइज हो गई है और हम आपको अपडेटेड आंकड़ा दे पाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जो हमारा मॉडिफाइड लॉकडाउन हो उसके तहत ज्यादातर इलाकों को खोल दिया गया है, परकोटा खोल दिया गया है। और कल राजस्थान के अंदर जो अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जगह जगह टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो कल्चर है, उसकी एक झांकी पेश की गई। तो ज्यादातर इलाके खोल दिए गए, यहाँ तक कि जो परकोटा है, जो वॉल्ड सिटी है, उसको भी खोल दिया गया है, कुछ कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर। अगर हम बात करें दूसरे शहरों के, भरतपुर की अगर हम बात करें, तो वहां पर अब भी धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि वहां पर अचानक स्पाइक हुआ था पॉजिटिव केसेस के अंदर, और खुद एसपी के जो बेटे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए एसपी के स्टाफ के साथ। तो कुछ इलाकों में अब भी चैलेंज बना हुआ है, लेकिन अगर राज्य सरकार की हम माने तो यहाँ पर डबल होने का जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसेस का वो 18 है, और मृत्यु दर 2 पॉइंट समथिंग है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, ये दावा कर रहे हैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। तो ज्यादातर इलाके खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त जोटवाड़ा रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ पर आवागमन चालू है, लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है वो अब भी जारी रहेगा, और नाइट कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। नदीम। बिल्कुल विशाल, तो आपने जानकारी दी कि राजस्थान की क्या स्थिति है। हालांकि लगातार सभी सरकारों की तरफ से कोशिशें जारी हैं कि कोविड-19 के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ कैसे जंग को आगे बढ़ाया जाए। एक बार फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, राज्यों की लड़ाई अपनी तरफ जारी है, केंद्र सरकार लगातार सभी राज्यों की मदद कर रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। अनलॉक 1 के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन साथ ही सावधानी भी बरतनी है। कैसे देखते हैं आप आने वाले समय को? निश्चित तौर पर राज्य ये बात जानते हैं कि अनलॉक 1 के बाद हम जानते हैं कि 8 तारीख से तमाम वो गतिविधियां शुरू हो रही हैं, होटल्स खुल सकते हैं, इसके साथ ही साथ जो पूजा स्थल है वहां पर अनुमति दी जाएगी, और तमाम जरूरी दिशा निर्देशों के साथ उन गतिविधियों को अनुमति मिलने वाली है जो अभी तक प्रतिबंधित थी। हम जानते हैं कि ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरी जगहों पर, बाकी जगहों पर जो आर्थिक गतिविधियां, जो प्रतिबंधित गतिविधियां थी अभी तक, वो एक तरह से उनमें अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और साथ ही साथ राज्य अपने तौर पर ये फैसला ले सकते हैं कि अंतरराज्यीय बसें अगर उन्हें लगता है कि चलाने की जरूरत है, उस पर प्रतिबंध हटाने की जरूरत है, तो वो हटा सकते हैं। और चरणबद्ध तरीके से देखें तो आगे आने वाले दिनों में और अन्य गतिविधियों को छूट मिलने वाली है। और जुलाई से ये कहा जा रहा है कि जो अभिभावक है, जो उनसे बात करके एक तरह से जी शैलेंद्र भी शुरू हो सकती है, उस पर भी राज्य विचार कर सकते हैं फीडबैक के बाद। बिल्कुल तौर पर ये राज्य अपने राज्य के हालात के। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपने जिस तरह से बताया कि लगातार कोशिशें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, स्थानीय निकाय हों, लगातार कोशिशें चल रही हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोविड की लड़ाई केवल सरकार के बल पर लड़ी नहीं जा सकती, इसके लिए जनता की भी भागीदारी अमूल्य है। इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से शिशिर सेलार। शिशिर, अगर मुंबई की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, सबसे पहले मैं आपसे कोरोना पर ही सवाल करना चाहूंगा। क्या स्थिति है? अनलॉक 1 का आज दूसरा दिन है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल नदीम, देखिए महाराष्ट्र अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो साइक्लोन है ये कल हिट करेगा, और महाराष्ट्र का जो कोस्टल बेल्ट है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग
पालघर, थाने, ये जो जिले हैं इन पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। हालांकि सिंधुदुर्ग जिले से, हालांकि रत्नागिरी जिले से अगर देखा जाए, हरिहरेश्वर से जो इसका इंपैक्ट शुरू होगा ये पालघर तक जाएगा। हालांकि पालघर के आगे महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर है, फिर ये गुजरात की ओर रुख करेगा। हालांकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पूरे कोस्ट लाइन पे अगर देखा जाए तो सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीम है वहां पे लगा दी है, और साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहां पर है। तकरीबन 10 टीमें एनडीआरएफ की यहां पर इस वक्त है, और उसमें से 3 टीमें मुंबई में मौजूद है। ऐसे में जो कोस्ट गार्ड है उनको भी सतर्क किया गया है, और उनको कहा गया है कि जो मछुआरे इस वक्त समुद्र में है उनको जल्द से जल्द जो है किनारे पर लाया जाए। हालांकि कई सारे मछुआरे किनारे पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी समुद्र में है, उनको फिर से लाने की कोशिश जो है कोस्ट गार्ड भी कर रहा है यहां पर। अगर बात करें जो कोस्टल एरियाज की, जहां से साइक्लोन गुजरेगा, वहां पर जो झुग्गियां है, जो कच्चे मकान है, वहां पर जो लोग रहते हैं, सरकार ने उन लोगों को जो है रिलीफ कैंप में जो उनकी सुविधा की है, उनको कहा गया कि वो रिलीफ कैंप में जाए। और साथ ही साथ जो डिजास्टर अथॉरिटी है यहां पर महाराष्ट्र में कोस्टल एरियाज की, वो इन सभी चीजों पर ध्यान रखे है कि जहां पर भी किसी भी प्रकार की घटना घटे तो वहां पर जो है जल्द से जल्द रिस्पांस देने की कोशिश जो है इस वक्त सरकार कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें अलीबाग में मौजूद है, अलीबाग के साथ साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में यहां पर एनडीआरएफ की टीम है। मुंबई के भी कोस्ट लाइन पे जो है एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी है, यहां पर उन्हें जायजा लिया पूरा इलाके का। सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि मुंबई में इस वक्त कोविड का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ये जो साइक्लोन है उसका भी इंपैक्ट मुंबई पर रहेगा। तो ऐसे में सरकार ने ये कोशिश की है कि जो मेकशिफ्ट यानी फील्ड हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं उस पर सरकार की ज्यादा नजर है, क्योंकि उन पे किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसलिए जो इस वक्त मरीज वहां पर है उनको भी सेफ जगह पर जो है मूव किया गया। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस वक्त फील्ड हॉस्पिटल्स पे है जो सरकार ने बनाए थे, उनको भी जो है जो स्थायी रूप से जो हॉस्पिटल बनाए गए उन पर शिफ्ट करा दिया गया। और साथ ही साथ कोविड को देखते हुए भी चप्पे चप्पे पर जो है स्टेट अथॉरिटी के जो अथॉरिटी है उनको भी तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को यह कहा गया है कि इन सभी घटनाक्रम पर ध्यान दें, और अगर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़े तो वो भी जो है सरकार यहां पे मुहैया कराएगी। और साथ ही साथ जो मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द इन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन खास अगर देखा जाए असर इस वक्त जो है पालघर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पालघर में कल जो है यह साइक्लोन हिट करेगा। तो ऐसे में पालघर का जो इलाका है, पालघर के आगे हम देखिए मोरबी करके एक जगह है, नवसारी जगह, नवसारी चूंकि गुजरात के पास सटा हुआ इलाका है, इन सभी इलाके पर इस वक्त सरकार की नजर है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि आईएमडी के जरिए कहा जा रहा है तकरीबन 100 से लेके 120 प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पे हवा बहेगी। तो ऐसे में जो लोग खास तौर पर कोस्टल इलाके में रह रहे हैं वहां पर सबसे ज्यादा सरकार की नजर है। जी नदीम। बिल्कुल शिशिर, आपने बहुत अच्छी जानकारी साइक्लोन को लेकर दी है कि किस तरह से साइक्लोन आगे बढ़ेगा और कैसे सरकार की तैयारियां हैं कि जो नुकसान है वो कम से कम हो। और साथ ही साथ जो आपने बताया कि महाराष्ट्र के 6 जिले पालघर, ठाणे, रायगढ़, धूलिया, नंदुरबार और नासिक के लिए ये खतरे की चेतावनी जारी की गई है। शिशिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे हम कोरोना वायरस की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में ये भी जानना चाहेंगे। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें काफी पॉजिटिव सकारात्मक चीजें भी निकल कर आई। महाराष्ट्र में आपने बोला कि मुंबई कोरोना वायरस का एक गढ़ है, काफी केसेस लगातार वहां से आ रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी और क्या रणनीति है आगे, अब जबकि अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, हालांकि इस वक्त अगर कोरोना की हालत महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े इस वक्त कोरोना के है, और जहां पर यह साइक्लोन हिट करेगा, अगर वो एरिया देखिए, चाहे फिर मुंबई का एरिया देखिए, पालघर का देखिए, थाने का देखिए, यहां पर कोरोना जो पॉजिटिव संख्या उनकी सबसे ज्यादा संख्या अगर आंकड़ा अगर मिलाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा इस इलाके से निकल रहा है। तो ऐसे में सरकार जो इस वक्त उनको कोरोना से भी दो हाथ करने और साथ ही साथ साइक्लोन का असर है उससे भी 2 हाथ करने। तो इसलिए सरकार ने इससे पहले ही जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो टीम है उनके साथ एक बैठक की थी, साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी उस बैठक में थे। हालांकि अमित शाह उन्होंने भी एक मीटिंग जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो उनके साथ की थी और इन सभी चीजों का जायजा लिया था। सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जो भी जरूरत सरकार को पड़ती है, फिर चाहे वो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की हम बात करें फोर्सेस की, एनडीआरएफ की टीम की, या फिर ज्यादा मशीनरीज की हम बात करें, वो करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार ने भी हालांकि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल्स है वहां पर भी इंफॉर्मेशन दी गई है। हालांकि कोविड की हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि यहां पर सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट्स है, तो ऐसे में सरकार ने इन जगहों पर जो है फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए थे। मुंबई की बात करें तो मुंबई की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया है। अमूमन इसी
प्रकार की व्यवस्था जो है सरकार ने अलग अलग इलाकों में की थी। हालांकि ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स है, तो ऐसे में जो मरीज इन हॉस्पिटल्स में है, इन सेंटर्स में है, इनको सरकार जो स्थायी हॉस्पिटल है वहां पर शिफ्ट करने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है। चूंकि यहां पे अगर ज्यादा खतरा बढ़ता है साइक्लोन का तो इन मेकशिफ्ट अस्पताल पे कहीं ना कहीं असर होता है, तो इसको देखते हुए सरकार नहीं चाहती कि कोई रिस्क लिया जाए और इसीलिए जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव है इन हॉस्पिटल्स में है उनको जो अलग जगह पर रखा गया है। साथ ही साथ सरकार इस वक्त हालांकि 3 तारीख, चूंकि कल 3 तारीख है और 3 तारीख से सरकार जो है जो अनलॉक है उसका फेज 1 कल से स्टार्ट होगा। हालांकि 1 तारीख को केंद्र सरकार ने जाहिर किया था, लेकिन महाराष्ट्र ने कहा था कि 3 तारीख को जो है अनलॉक 1 जो है वो शुरू होगा और ये 3 चरण में जो है ये पूरा अनलॉक होगा। पहला चरण कल शुरू हो रहा है। कल की हम बात करें तो कल सरकार ने कहा है कि लोग बाहर आ सकते हैं, फिर चाहे वो जॉगिंग हो, फिजिकल एक्टिविटीज हो, उसके लिए साथ ही साथ जो स्मॉल ट्रेडर्स है, जिसे हम बात करें कि प्लम्बर्स की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, ये अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। तो अनलॉक 1 की कल से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में सरकार का ध्यान ये भी है कि अगर लोग बाहर रास्ते पर आते हैं तो कोविड से भी बचे और साथ ही साथ साइक्लोन से भी बचे। तो इन दोनों के लिए सरकार इस वक्त जो है काम कर रही है। जी बिल्कुल शिशिर, आपने बताया कि कल से अनलॉक 1 की कल से महाराष्ट्र में शुरुआत हो रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में जनता वहां का सहयोग देती है। सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका किस तरह से पालन होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चारों संवाददाताओं का हम शुक्रिया करते हैं। हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से रामेंद्र, दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, जयपुर से विशाल बैरिस्टो और साथ ही मुंबई से शिशिर शेलार। आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।